जय मां सरस्वती। आदरणीय विद्वान और प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा आज का विषय है कि विद्यालय परिवार ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आपके सहयोग में यह कार्यक्रम यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का जो व्यवस्था है इसको प्रस्तुत कर रहा है। आज हम स्वर्णिम भारत जो अध्याय है हमारा पहला, जिसमें प्रारंभ से लेकर 1206 तक के काल का वर्णन किया गया है, इसके अंदर हम देखेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण साम्राज्य है जिन्होंने भारतवर्ष को एक महान शक्ति और वैश्विक ताकत यानी विश्वगुरु का जो स्थान दिलाया, उन महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बारे में हम जानेंगे। पूर्व में हमने जाना कि किस प्रकार भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो है महाजनपद काल के बाद में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य शासकों ने भारत को एकीकृत किया और एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य के प्रारंभ किया। उसी कालक्रम में आगे सुंग वंश की स्थापना हुई, सातवाहन वंश की स्थापना हुई और सातवाहन वंश के बाद में फिर जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, गुप्त साम्राज्य। आज इस वीडियो के अंदर हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त राजाओं काल जो एक भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल था, इस काल के बारे में हम जानेंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी से हुई और 550 ईस्वी तक एक गुप्त साम्राज्य चला। गुप्त राजाओं का जो संस्थापक था यानी गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और श्रीगुप्त के बाद में राजा बना वो था घटोत्कच। इन्होंने काफ़ी समय शासन किया और इनके बाद में इस वंश का एक प्रतापी राजा सामने आया जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 325 ईस्वी तक शासन किया। हालांकि इसने 5 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने मतलब अपनी विजय के आधार पर अपने आप को महाराजा धीराज की पदवी दी। महाराजा धीराज यानी कि उस समय ये पदवी धारण करने वाला महत्वपूर्ण शासक था गुप्त वंश का, और इसने विशाल पैमाने पर साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में इसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त एक महान और पराक्रमी राजा था। 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक इसने शासन किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का पूरा क्षेत्र, आठवीं राज्य और दक्षिण के राज्यों पर विजय प्राप्त की। दक्षिण की तरफ बढ़ने वाला गुप्त साम्राज्य का यह प्रथम राजा था। सीमांत राज्यों और गणराज्यों ने उसकी शक्ति से भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। सीमांत जो राज्य थे उसकी शक्ति से इतने भयभीत थे क्योंकि समुद्रगुप्त का आदर्श था दिग्विजय और साम्राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त एक सैनिक योद्धा था, ये महान विजेता था। इसने अपने जीवन काल में लगभग 100 के लगभग युद्ध लड़े और 100 युद्धों में किसी भी युद्ध में समुद्रगुप्त नहीं हारा। प्यारे विद्यार्थियों, ये भारत का नेपोलियन भी कहलाता है, ध्यान रखने की बात है। और पड़ोसी विदेशी जो राज्य थे उन्होंने भी समुद्रगुप्त से अधीन मैत्री कर ली, यानी उसका भय इतना था समुद्रगुप्त का उस काल में कि भाई विदेशी जो साम्राज्य थे वो भी ये डरते थे कि भाई समुद्रगुप्त उनके ऊपर कहीं आक्रमण नहीं कर दे। तो समुद्रगुप्त की शक्ति से भयभीत होकर के उन्होंने भी मैत्री संधि उसके अधीन कर ली। तो ये बताती है समुद्रगुप्त का कितना प्रभाव था उस समय और कितना महत्वपूर्ण ये शासक था। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। प्यारे विद्यार्थियों, अश्वमेध यज्ञ करने वाला यह गुप्त वंश में प्रथम राजा था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। वह संगीत और कला में भी निपुण था। प्यारे विद्यार्थियों, एक योग्य शासक ही, योग्यतावान राजा ही कला और संस्कृति का विकास कर सकता है। वह खुद संगीत का अच्छा ज्ञाता था। एक उसकी मुद्रा के ऊपर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की मुद्रा मिली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संगीत और कला में भी वो निपुण था, तो उसने उनको बढ़ावा भी दिया। इसके बाद वह भगवान विष्णु की भक्ति करता था, साथ ही वह अन्य धर्मों को भी बढ़ावा देता था, यानी कि अन्य धर्म भी उसके काल में आराम से अपना विस्तार कर सकते थे, प्रयास कर सकते थे। वहाँ कोई किसी प्रकार का धर्मों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता था।
उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यह समुद्रगुप्त का पुत्र था और एक पराक्रमी शासक था। उसने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया। अरे विद्यार्थियों, कुबेर नागा से विवाह किया। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। मतलब विवाह से उसने अपनी सीमांत के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। ये इसकी नीतियों में था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा योग्य शासक हुआ इसका गुप्त साम्राज्य का। पश्चिमी मालवा व गुजरात को इसने जीता और शक को पराजित किया। यार विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है भाई, शक, पूर्ण, कुषाण ये विदेशी जातियां थी जो पश्चिमी भारत से होकर के हिमालय से थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से होती हुई, जो ये अफगानिस्तान की तरफ से होती हुई आ रही थी, उन जातियों को भी पराजित किया। और शक विजय के पश्चात उसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से धारण किया। प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। एक छोटी सी कहानी है कि जब गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया हजारों वर्ष बाद, जब वहाँ एक जगह जो बकरियां चराते हैं गडरिया बालक, तो ऐसे वो बालक क्या है टीले के पास में बकरियां चरा रहे थे और बकरियां चराते हुए वो खेल रहे थे। तो खेलने का उनका था भाई, एक उनमें से राजा बन जाता था और बाकी उसके सामने वाद प्रस्तुत करते थे। तो जो राजा बनता था वो एक टीले के ऊपर जा करके बैठ जाता था और टीले के ऊपर बैठ करके वो न्याय करता था। तो जब वो बालक टीले के ऊपर चला जाता था और साथ ही बालक बात बना करके आते थे, चोर सिपाही का ऐसा कुछ, तो जब वो न्याय करता था बालक, तो वो बिल्कुल राजा की तरह भूमिका का निर्वहन करता था। तो साथी बालक बड़े प्रभावित होते और जब वो बालक उतर के उस टीले से उतर के आता तो ये पाया जाता कि भाई वो सामान्य हो जाता। तो ऐसा जब वो बार बार करते थे तो उन्हें ऐसा लगा भाई ये टीला कोई विशेष है। तो बाद में जब उस टीले की खुदाई करके देखा गया तो उसमें एक सिंहासन निकला। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा बताया जाता था कि वो सिंहासन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य वही राजा है जो सिंहासन बत्तीसी जिससे जुड़ा हुआ है, हम देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार महत्वपूर्ण राजा इस काल में हुए जो धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उसके बाद में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त भी एक पराक्रमी शासक था। उसका राज्य उस काल में सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। इसके बाद में स्कंदगुप्त राजा बना 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तो आए थे शक, और इसके बाद में जो है इसके काल में आए हूण। शक, हूण, कुषाण ये भारी बर्बर जातियां थी जो बार बार भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करती रहती थी। प्रारंभिक इन राजाओं ने, जैसे मौर्य राजा हो गए, जैसा हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक को पराजित किया, और अब हम देख रहे हैं कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शकों का आक्रमण हुआ जो उन्होंने सफल किया, और स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को पराजित किया, यानी हूणों के आक्रमण को असफल किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बाहरी आक्रमण लगातार होते रहते थे, इनको ये पराजित इन लोगों ने किया, लेकिन कालांतर में आगे जाकर के वो लोग कब सफल हुए, किस प्रकार हुए, उसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ अब हम समझेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। गुप्त काल में साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई। अर्च गुप्तकालीन राजा खुद विद्वान थे। स्वयं विद्वान रहने के कारण उन्होंने क्या है कि मतलब हर क्षेत्र में उन्नति करने का प्रयास किया। इस युग में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार हुए। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ लिखे। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान ज्योतिषज्ञ भी हुए और गणितज्ञ हुए। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला हर क्षेत्र में उन्नति हुई। इसलिए गुप्त काल को
जो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके समय ऐसे लोहे का निर्माण हुआ जो दिल्ली में महरौली में है। आज 1500 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, जिसके अंदर आज तक भी जंग नहीं लगा। नालंदा के अंदर बौद्ध मूर्ति है जो 80 फीट ऊंची मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का उसमें परिचय दिया गया है। और जो है रामायण और महाभारत का जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं, ये गुप्त काल में उसकी देन है। गुप्त काल में उनका संकलन हुआ और उस काल से लेकर के आज तक ये चलती आ रही है। गुप्त काल के राजाओं ने हर क्षेत्र में प्रगति करने की कोशिश की। इस कारण से जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गुप्तकालीन समाज, अब हम देखेंगे गुप्तकालीन समाज किस प्रकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब 4 वर्णों में, मुख्य वर्णों में बटा हुआ था। हालांकि जातिगत प्रथा इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन फिर भी जन्म पर आधारित थी। और यहाँ गुप्त काल में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी। फिर शिथिल हो गया था बंधन। स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों का गुप्त काल में काफी अधिक सम्मान था। स्त्रियों को शिक्षा की भी जो है प्राप्त करने का अधिकार था। नारी का सम्मान बहुत अधिक था। साहित्य के अंदर नारी को खूब सम्मान दिया जाता था। साथ ही गुप्त काल में मिश्रित जातियां भी पाई जाती थी। मुर्द्वा, वैश्यक्त, करण, अंबज, पराशर आदि। और गुप्त काल में एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसको कायस्थ वर्ग कहा जाता था। आगे जाकर के गुप्त काल में ये एक जाति बन गया। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर जो है नारी का प्रथम अधिकार माना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह गुप्त जो साम्राज्य, इसके महत्वपूर्ण राजा और लगभग सभी राजाओं ने इनका महत्व, एक तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने भारतवर्ष की उन्नति की। साथ ही सामाजिक जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया, बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ किया, प्रशासन को सुदृढ़ किया, कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, वैदेशिक संबंध हो, हर क्षेत्र में भारत ने उन्नति और विस्तार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप नोट करें, इनको याद करें और साथ ही विद्यार्थियों को आप इसके बारे में बताएं और इसका अधिक से अधिक लाभ लें।